अभी एक बड़ी समस्या जैसे मुझे लगता है असम भी जूझ रहा था। हुँ, असम में एक एनआरसी और सीएए हुँ, हुँ, की का जब कानून आया तो हुँ, एक विवाद हुआ। असम उससे पहले भी आई एजिटेशन हुआ था। वहाँ एजिटेशन लगातार हुँ, होता रहा है। घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या है हुँ, जिससे लगातार पूरी दुनिया, मैं केवल असम की बात नहीं करूँगा, दुनिया के तमाम देशों के लिए ये एक बड़ा विषय है। आप बतौर साहित्यकार क्या महसूस करते हैं कि दुनिया की जो व्यवस्था है या ये जो सीमाएँ हैं, ये मनुष्य को बाँट रही हैं या इनको विभाजित होना चाहिए, सीमाएँ खुली होनी चाहिए? क्या आप बतौर पुलिस अफ़सर क्या सोचते हैं ये नहीं, बतौर साहित्यकार आपको क्या लगता है? देखिए आप जब 90s में जब ग्लोबलाइज़ेशन की हवा आई, लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही एक गाँव बन जाएँगे। कोई ज्योग्राफ़िकल सीमा वगैरह नहीं होंगे, कोई मैप वगैरह नहीं होंगे। लेकिन स्लोली आप देख सकते हैं, हमने एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल भी लिखा था कि ये जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो थोड़ा-सा लोकलाइज़्ड के हिसाब से आ गया अभी। जैसे जब दुनिया के विभिन्न देशों में पता चला कि उनका जितना अपॉर्च्युनिटीज़ थे, वो ग्लोबलाइज़ेशन के कारण अपना अपॉर्च्युनिटीज़ हो या कल्चर हो या भाषा हो, सबके ऊपर असर पड़ गया दूसरों दूसरों का। तो कोई दुनिया में ऐसा कम्युनिटी कम होगा जो अपना भाषा खो देना चाहते हैं, जो अपना कल्चर खो देना चाहते हैं, जो अपना इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ खो देना चाहते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर हम बाउंड्री हटा देंगे, तो इसमें वो डर लगता है लोगों को कि मैं अपना 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन, अपना बिलीफ, अपना कस्टम्स, अपना कल्चर क्यों खो दूँ? है ना? इसलिए अभी जो आया हुआ है समस्या है कि वो कैसे जैसे प्रोटेक्टेड ट्रेड आ गया, प्रोटेक्शन आ गया चारों ओर वगैरह-वगैरह वो मतलब वो आने का ही था। वो एक नंबर बात। 2 नंबर बात है जो आप बोल रहे हो, अरे सीमा रहते हुए भी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री रहते हुए भी, हम लोग तो बाउंड्री लेस साहित्य तो सृष्टि कर सकते हैं। आप देखिए अभी जितने बड़े-बड़े साहित्यकार हैं दुनिया में, जैसे नोबेल प्राइज़ अवार्डी जितना है साहित्य, टोनी मॉरिसन हो, है ना? ठगियो हो अभी केनिया के जो देहांत हुए इनका, तो उन लोगों ने जो साहित्य सृष्टि किया है ना? वो साहित्य उनका अपना कंट्री का बाउंड्री के अंदर नहीं है। वो जो वैल्यू लिखा है उसमें, जितना प्रमूल्य बोध उसमें है, वो वगैरह तो सारी दुनिया का सभी लोगों के लिए है। तो मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री किसी क्रिएटिव आइडियाज़ को रोक नहीं पाएगा। जैसे वो आपको मैं समझ गए ना आप? जी, मैं मैं वही समझ गया। सोचता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कुला सैकिया पुलिस अफ़सर थे, पुलिस महानिदेशक असम के और कुला सैकिया जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक थे। कभी इनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ? आपके अंतर्मन में कभी ऐसी स्थिति आई हो सामने कि मैं पुलिस अफ़सर हूँ, आपका अधिकारी और कर्तव्य बोध कुछ और कह रहा हो, आपके अंदर का साहित्यकार कुछ और कह रहा हो। जीवन में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी कई कोई सिचुएशन? नहीं, ऐसा होता है देखिए आप ये सब सिचुएशन को आप ऐसे समझ लीजिए जैसा हमारा जैसा जर्नी था, वो वेस्टिबुल ट्रेन आप देखे हुए हैं ना? जो ट्रेन्स लंबे ट्रेन है, लेकिन वो दूसरा-दूसरा कंपार्टमेंट होता है, दूसरा कोच होता है, लेकिन आप एक कोच से दूसरा कोच जा सकते हैं अंदर-अंदर, है ना? तो समझ लीजिए मेरा जो लिखने का जो कोच है, वो भी कनेक्टेड विथ माय प्रोफेशनल कोच और बीच में लेकिन रास्ता है जिससे हम इसी कोच से उस कोच तक जा सकता हूँ, है ना? तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा काफ़ी मौका आया हुआ है लेकिन एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, ये जो अनुभव है लिखने का, है ना? जो सोच है ज़िंदगी को दूसरी ढंग से देखना, मानवीय दिश में देखना, वो थोड़ा-सा सर्विस में वो उसने ये हमको मतलब अच्छा ही किया है।
जैसे एक में कोई सिचुएशन में डिसाइड करने से ऐसा लगता था कि अगर मैं उसी जगह पे मैं रहता तो मैं क्या कर चाहता था वो दूसरा ऑफिसर से, है ना। तो ये एम्पैथी वगैरह जो कुछ है, कंपैशन जितना है, ये वगैरह लिखने का, पढ़ने का, ये दुनिया ने कुछ अच्छा मेरे को कंट्रीब्यूशन दिया है मेरे ख्याल से। जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक घटना, छोटी सी घटना। एक दिन मैं निजी कमरे में, मेरे एक पॉलिसी था कि मेरे ऑफिस में जो आएगा मेरे को मिल सकता है ना। और जितने दूर से आएंगे वो पहले मिलेगा हमको। जैसे हमारा गुवाहाटी सिटी का हम चीफ भी था, गुवाहाटी सिटी पुलिस का भी डीजीपी भी था। तो गुवाहाटी का आदमी आने से उनको हम पहले विजिट नहीं करने देंगे, ताकि दूर के गांव का आदमी अगर कोई आएगा उनको पहले देंगे, ठीक है। इसलिए उसके पीछे एक था कि वो जो दूर से आदमी आया ना गांव से, वो बहुत पूछताछ करके आएंगे कि वो हमारा डीजीपी हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, है ना। तो जो आके अगर वो हमको ना मिल पाए और वापस गया, वो ज़िंदगी में और वापस हमारे पास नहीं आएँगे, है ना, एक नंबर। दूसरी बात है, वो एक दिन का उसने तनख्वाह खो दिया ना, इतने दूर है हमको मिलने के लिए, बस की पैसा है उनको आने-जाने का, है ना। ये सब सोच-साच के हम सोचता था कि उनको पहले आना चाहिए। तो एक बार एक हुआ, मैं निकल रहा था ऑफिस से शाम को, तो ऑर्डरली को बोला था कि और पूछा था और कोई विजिटर है, बोला नहीं सर। एक लड़की आई थी, औरत आई थी, तो चला गया अभी। बोले क्यों जाने दिया, तुम जाके उनको बुला के ले आओ, कहाँ है। तो बोला नहीं सर, निकल गया ऑफिस की बाउंड्री से। बोला नहीं, बुला के ले आओ। तो कहाँ से, वो जाके कहीं से रास्ते से बुला के ले आओ। तो मैं औरत को पूछा क्या मुश्किल था तुमको, मतलब तुम इतने दूर से, डिब्रूगढ़ जानते हैं ना, जी जी, एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। पता है सर। हाँ, तो डिब्रूगढ़ से आए थे। तो बोला सर, उनका कोई शादी किया था एक कांस्टेबल ने, और उनका वो कांस्टेबल ने दूसरा लेडी को भी शादी किया, तो उनको पैसा नहीं दिया। तो उनका चाइल्ड जो था, बच्चा था, वो क्लास 6 में था, वो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तो इसी बात में तब लोकल एसपी को बात किया कि थोड़ा सा इसको देखो, एंड तो ये से बोल के वो चले गया। तो मेरा अपना पकड़ से भी, अपना हिसाब से भी उनको थोड़ा सा पैसा दिया कि लड़का का एडमिशन कराओ तुम। वो बोला था और 2 दिन के बाद एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। मैंने नहीं, पहला तो काम है लड़का का। जाने दिया। तो मैं ऑफिस से निकल रहा था और लड़की, वो औरत भी चली गई। तो सडनली मेरे को ऐसा लगा कि ये औरत मेरा ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर नाइट सर्विस वाला बस में अभी जाएंगे, वो पहली बार गुवाहाटी आया है। तो अगर वो सीधा वो जानता ही नहीं ना जगह वगैरह, है ना, कौन क्या है आदमी है। तो कोई बदमाश लोग उसको दिखाने की चाल में हो, बदमाशी कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपना गेट से वापस आ गया मेरा ऑफिस रूम, आके ऑफिस में बैठ गया। मैं अपना ऑर्डरली को बोला जाओ वो लड़की को फिर से बुला के ले आओ। तो वो रिक्शे में जा रही थी, तो रिक्शा से उतर के उसको बुला के ले आ। तो मैं बोला, एक लेडी कांस्टेबल, वीमेन कांस्टेबल को मैं बोला कि ये औरत को तुम जाके नाइट बस में बिठा के, और पास में कौन बैठता है वो भी नज़र करके, जब तक बस नहीं चलेंगे तुम नहीं आओगे वापस, और बस चलने के बाद तुम हमको फ़ोन करना कि ये लेडी गया है बस में अच्छी तरह। तो इतने करने के लिए इतना ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद मैं जब डिब्रूगढ़ गया, वो लड़की मेरे को फ़ोन किया, बोले सर आप आए हुए चुनाव में। बोले ठीक है, तुम्हारा लड़का का क्या है। बोलो नहीं, वो क्लास 9 पहुंच गया, अच्छा है पढ़ने में। इतना अच्छा लगता है ना। यही सुख है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सर, आपके लेखन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा? सभी लोगों का, जो देखते हैं हम लोग, है ना, नहीं, दिन जो ब दिन। आपने किन लोगों को पढ़ा? आप जब और मैं किसका पढ़ता हूँ, देखिए आप, प्रभाव हो कुछ भी हो, मतलब जो पढ़ते हैं ना, जिन लोगों को हम पढ़ते हैं, उन लोगों का किताब से आपका, आप जानने अजाने कुछ आ ही जाता है मन में, है ना। वो जी, काफ़ी लोग होंगे उससे। एक तो सौरभ चौलिया थे, आसाम के बहुत फेमस आदमी है, लिखने वाला, और ही वॉज अ वेरी गुड ऑथर। उनके साथ काफ़ी दोस्ती थे मेरे। उनका राइटिंग
बहुत अच्छे लगते थे हमको, है ना? इस ढंग की जैसे आप और इवन अगर पुराने आदमी को आप देखेंगे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, डॉयन होगा समझ लीजिए उनका, और इंदिरा गोस्वामी आप जानते होंगे जो ज्ञानपीठ सभी है लोग ना, जानते हैं। देन और कवि एक कवि है जैसे हिरेन भट्टाचार्य वगैरह वगैरह, नीलमणि फुकन, इन लोगों का प्रभाव तो बहुत अच्छा है, मतलब हमारे पास आए थे लेकिन हमारा उसमें ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है लिखने में, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है।